नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के फिजिक्स के क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियो फिजिक्स का एक पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 आया था। तो आज के इस क्लास में हम बेहद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको हम बता दें कि ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और 8 तक जितने भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट होते हैं वह बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हमने उन प्रश्नों को लेकर आया है। तो अभी तक आपकी कुछ नहीं तैयारी है तो आप 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को हल करने के लिए आप कहीं नहीं जाइए, बस इस वीडियो को देख लीजिए। निश्चय ही है कि 1 से लेकर के 8 लेसन तक के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आप उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो आप पूरे क्वेश्चन को देखने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डिफिनेशन होती है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर जो लगने वाले बल होते हैं उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसा कि आपने आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे डिफिनेशन लिखी भी गई है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर रखे धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाले बल होते हैं उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वह E=F बाई एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 होता है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा। प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है। इसकी बीमा याद रखे रहेंगे, बड़े ब्रैकेट में MLT⁻³ और ए का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और आपका इसका डिफिनेशन और सूत्र, इन सबको याद रखे रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला सवाल आपका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज हमने बहुत ही अच्छा ऐसा क्वेश्चनों को लेकर आया है आपके लिए। चलिए देखते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। आपको बतानी है कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो बिंदु आवेश है, एक प्लस Q है, दूसरा क्या है माइनस Q है, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है इसको हमने 12 लिखा है। तो विद्युत द्विध्रुव ये कहता है कि दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसी संरचना को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दो आवेश है, एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है, और प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश के बीच की जो दूरी है वो 12 है। तो इस प्रकार की ये जो बनावट होगी वह इस प्रकार की जो संरचना होती है, इसी संरचना को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगली जो आपकी डिफिनेशन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको तो आप बिल्कुल रट के ही जाएंगे पेपर में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सी होती है। जैसे मान लीजिए कि दो प्रकार के आवेश है, एक प्लस Q आवेश, दूसरा क्या है माइनस Q आवेश है। इन दोनों में से किसी भी एक आवेश को ले लेंगे और इस दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है इसी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि आपका डिफिनेशन है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश
तथा उसके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो P बराबर Q इंटू 12 होता है। और इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर मात्रक होता है किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो अब आप जिस टॉपिक की आप परिभाषा देख रहे हैं उस टॉपिक का मात्रक भी आपको याद रखे रहना है और उस टॉपिक का आपको सूत्र भी याद रखे रहना है। चलिए आगे चलते हैं। पहले बच्चों आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 यही कहता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो जो दो आपकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसा क्यों? तो इसके रीजन है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तब किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि विद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो आपने जाना, देखिए अगर एक यह बल रेखा है, एक यहाँ पे बल रेखा है, अगर दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो यहाँ पे दिशाएं कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए काटती हैं, उसके कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ये आपको आंसर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको देनी है कि ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी क्या डिफिनेशंस होगी। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें विद्युत फ्लक्स की जो डिफिनेशंस होती है किसे कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि आपको ये फिगर में नजर आ रहा होगा, एक आपका ये पृष्ठ है जिसको हम लोग काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं, और इसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से गुजर रही हैं। तो काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इसी विद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने का फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए, जहाँ ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और ए क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है। यदि मान लीजिए विद्युत बल जो रेखाएं होती हैं वो किसी काल्पनिक पृष्ठ से अगर थीटा डिग्री का कोण बनाती हैं, तो फाई ई इक्वल टू जो आपका सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू का होगा ई ए कॉस थीटा। और हम आपको बता दें कि ये जो विद्युत फ्लक्स के अगर मात्रक की बात की जाए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आप लोग याद रखे रहिएगा कि जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वो वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ही शानदार बनता है। तो आपके यही क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, इसको लिखिए। तो अगर हम आपको बता दें कि अनुगमन वेग पहले कहते किसे हैं, अनुगमन वेग क्या होता है, तो वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। तो आपको अनुगमन वेग की डिफिनेशन यही बतानी है कि अनुगमन वेग वह वेग होता है जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयनों से टकराते हुए बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार के वेग को अनुगमन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है I इक्वल टू NE/VD होता है। तो सर I यहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा होती है, N आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E का होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, A का होता है आपका क्षेत्रफल होता है, और VD आपका क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। बस इतना आपको लिखना है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन, अगला आपका जो क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का नियम, धारा नियम यही होता है, जैसे मान लीजिए संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, यहाँ पे एक संधि है, इसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है, इसी को कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है सिग्मा I इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार बताया गया है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का होता है 0 होता है, यानी जाने वाली धारा बराबर बाहर निकलने वाली धारा। तो देखिए I in इक्वल टू I आपका आउट होता है। कौन कौन सी धाराएं, जैसे यह संधि है, यहाँ पे कुछ धाराएं हैं I1, I2, I3, I4 और I5। तो जो इसमें I1 और आपको I1 और जो आपको I3 दो प्रकार की जो धाराएं हैं ये संधि की ओर जा रही हैं। तो और कोई धारा है इसमें, हाँ सर I5 है। I1, I3 और 5 जो धारा है ये संधि की ओर जा रही हैं, तो इनका योग बराबर संधि से बाहर निकलने वाली धारा कौन कौन सी है, तो I2 है और क्या है बाबू, I4 है। तो इसका योग बराबर I1, I3, I5 बराबर I2 प्लस क्या होगा I4। तो कह सकते हैं संधि आने वाली धाराओं का योग जो होता है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, इसी नियम को कहते हैं संधि का नियम। तो जो एक और आपसे पूछा गया था कि यह किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, बस वीडियो में लगातार बने रहिए। चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, अथवा इसी को घुमा के ऐसे पूछ लेता है कि μ0 एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। हम आपको बता दें कि जो μ0 का मान होता है ना वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है इसका मान आपको पता है कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन 0 का मान निकालना चाहें तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹। प्यारे बच्चों ये जो पूछ रहा था कि इस दोनों में संबंध क्या होगा, तो μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, तो μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एप्सिलॉन 0 का जो मान आया है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹। तो आपने देखा कि इसको इससे कैंसिल कर दिया गया, तो बच गया 1 गुणे 10 के घाते -7 बटा में 9 गुणे 10 के घाते 9। तो μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर 1 बटा में 9 गुणे 10 के घाते -7 को अगर हम नीचे लाएंगे तो 10 के घाते क्या होगा +7, और 9 और 7 कितना होता है 16। 1 बटा में 9 गुणे 10 के घाते 16 बराबर 1 बटा में 9 को 3 और 16 को जैसे 3 गुणे 10 के घाते 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को 8 दूना 16 और 3 का वर्ग 3 तिली के क्या हो जाएगा 9। ये जो 3 इंटू 10⁸ यानी जो 3 गुणे 10 के घाते 8 है यह प्रकाश की चाल है।
तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1 बाई इसके जगह पे सी रखेंगे तो स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, या सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में क्या करते हैं, संबंध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वाला है। स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। पहले समझते हैं कि स्व प्रेरण गुणांक होता क्या है। तो आपको बता दें इसकी डिफिनीशन, किसी कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक होता है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। तो आपने समझा किसी कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने से उत्पन्न होता है। यानी स्व प्रेरण गुणांक कैपिटल L इक्वल टू जो आपका सूत्र होगा L इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, या L इक्वल टू माइनस ई अपान डी आई बाई इसको क्या लिखते हैं डी टी। यदि धारा एकांक हो यानी डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो इसके जगह सॉरी डेल आई बाई डेल टी इक्वल टू 1, अगर इसके जगह पे 1 कर देंगे तो जो L का मान होगा, जो स्व प्रेरण गुणांक होता है वो विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक दर के बराबर होगा, यानी L बराबर का होता है माइनस ई होगा। स्व प्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है इसको याद रखे रहेंगे, इसका मात्रक का होता है हेनरी होगा। वही क्वेश्चन है, एक स्व प्रेरण गुणांक होता है, एक आपका होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक आपको लिखना है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक यही होता है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होती है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन होने पर उत्पन्न हो जाती है। दो प्रकार की कुंडलियां होंगी, जब प्राथमिक कुंडली में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसे बताया भी गया है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के होने पर उत्पन्न होता है। तो इसको लिखते हैं m इक्वल टू माइनस ई टू अपान डी आई वन बाई डी टू। तो एकांक समय में जो धारा प्रवाहित होगी यानी डी आई वन बाई डी टी इक्वल टू 1, तो जो m का मान होता है क्या होगा माइनस ई टू हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है हेनरी होता है। किसका मात्रक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा औपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर आप समझते हैं यह एक प्रकार की स्टैटिक डिवाइस होती है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है यह अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में और निम्न वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है।
ट्रांसफार्मर आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक का होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीयक कुंडली से हमेशा कम होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से हमेशा क्या होती है? कम होती है। क्या होगी? कम होती है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और उसके बाद से अपचाई क्या होता है? तो जो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली से हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो ये होता है हम लोगों का ट्रांसफार्मर के प्रकार। ये ऊंचाई और क्या हो गया? अपचाई। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला आपका क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में हर साल लगभग ये बन ही जाते हैं आपके। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहरी नहीं है। सभी क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी साल जरूर पूछे गए हैं और हमें उम्मीद है कि आप तैयारी कर लेंगे बेहतर तरीके से। तो इस साल भी आपको देखने को मिलेगा और निश्चय श्योर है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। आप कह देंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो बात है वो विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंगों के ज्यावक्र के अध्यारोपण से माने इनके मिलने से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आपको बताना यही है कि सर विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के ज्यावक्र से माने जब ये दो प्रकार की तरंगे ज्यावक्रीय रूप में एक साथ अध्यारोपित होंगी तो जो तरंगे हमें प्राप्त